अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल नंबर 2.6 को, जिसके लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.6 को, विच स्टेट्स दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स F acts through a point P whose position vector in meters is given, which is equal to I cap minus 2j cap plus k cap. If F, which is the force, is equal to 2I cap minus 3j cap plus 4k cap and force is given in Newton, determine the torque about the point A whose position vector in meters is equal to 2I cap plus j cap plus k cap. तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हम इंपॉर्टेंट डाटा को लिखते हैं विच इज गिवन इन द स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में सबसे पहले कौन सा डाटा गिवन है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हम लिख सकते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ line of action of force जिसका मतलब है कि किस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है। स्टूडेंट्स, टॉर्क के कॉन्सेप्ट में हमने ये चीज देखी थी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है। जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट करती है उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का पोजीशन वेक्टर गिवन है और इस पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R2 से, एंड दिस पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू I cap minus 2j cap plus k cap। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम टॉर्क से रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो 2 पोजीशन वेक्टर्स लाजमी गिवन होंगे। एक पोजीशन वेक्टर होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का और एक पोजीशन वेक्टर होगा पिवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन का। तो स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को याद रखिएगा, हम सेकंड पोजीशन वेक्टर के तौर पर यूज करेंगे विच इज रिप्रेजेंटेड बाय R2। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्स इज गिवन और फोर्स की वैल्यू है 2I cap minus 3j cap plus 4k cap, and students force is given in Newton. Now students, स्टेटमेंट की लास्ट लाइन में गिवन है determine the torque about the point A whose position vector is 2I plus j plus k, means पॉइंट ए के अबाउट हमने टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इट मींस दैट कि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए को हम कंसीडर करेंगे एज एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवट पॉइंट, और इस पॉइंट को हमने सिंबल A से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इसका पोजीशन वेक्टर इक्वल होगा R1 के, एंड इट इज इक्वल टू 2I cap प्लस j cap प्लस k cap। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा लिखने के बाद हम देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमने किस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड की। जैसा कि इस स्टेटमेंट में गिवन है डिटरमिन द टॉर्क। इट मींस दैट स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हमने टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। टॉर्क इज मिसिंग हेयर। नाउ स्टूडेंट्स, टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जैसा कि हमने अपने प्रीवियस
लेक्चर में देखा था, टॉर्क इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विच इज द मोमेंट आर्म एंड फोर्स एफ। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हैं। नाउ फॉर्मूला लिखने के बाद हम इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, लेकिन टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मोमेंट आर्म, जिसको हम पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्स की वैल्यू एफ, इन दोनों वैल्यूज का मालूम होना जरूरी है। फोर्स तो गिवन है, लेकिन स्टूडेंट्स मोमेंट आर्म गिवन नहीं है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू होनी चाहिए, और पोजीशन वेक्टर आर इस फॉर्मूला में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंट आर्म को। और स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे पास फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल में फोर्स की वैल्यू तो गिवन है, तो फिर क्या चीज मिसिंग है? मोमेंट आर्म यानी कि पोजीशन वेक्टर आर। तो स्टूडेंट्स मोमेंट आर्म निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो किसके इक्वल है? आप देखिएगा, मोमेंट आर्म जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, पोजीशन वेक्टर आर से, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन वेक्टर ऑफ line of action of force and the position vector of axis of rotation। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं मोमेंट आर्म का पोजीशन वेक्टर है आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इक्वल है R2 के माइनस, एंड स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इक्वल है R1 के। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम टॉर्क से रिलेटेड एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो R यानी कि मोमेंट आर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सबट्रैक्ट करेंगे किसको? पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को किसके साथ? पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो स्टूडेंट्स R2 की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ R2 इज इक्वल टू I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप। एंड स्टूडेंट्स R1 की वैल्यू है 2I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। नाउ स्टूडेंट्स दोनों पोजीशन वेक्टर्स की वैल्यूज को पुट करने के बाद हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पोजीशन वेक्टर की वैल्यू एज इट इज रहेगी I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप, लेकिन स्टूडेंट्स दिस नेगेटिव साइन विल बी मल्टीप्लाइड बाय ऑल द वैल्यूज प्रेजेंट इनसाइड द ब्रैकेट। तो साइन चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स, प्लस 2I कैप माइनस 2I कैप बन जाएगा, प्लस J कैप माइनस J कैप बन जाएगा, एंड प्लस K कैप माइनस K कैप बन जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को आपस में सॉल्व करेंगे। तो I कैप माइनस 2I कैप किसके इक्वल आएगा? माइनस I कैप के इक्वल। माइनस 2J कैप माइनस J कैप किसके इक्वल आएगा? माइनस 3J कैप के इक्वल। एंड स्टूडेंट्स लास्ट पे प्लस K कैप माइनस K कैप से कैंसिल होगा और हम लिख सकते हैं प्लस 0K कैप। और स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर K कैप की वैल्यू ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम मोमेंट आर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज इक्वल टू माइनस I कैप माइनस 3J कैप प्लस 0K कैप। नाउ स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, और इक्वेशन 1 किसके इक्वल थी? टॉर्क इज इक्वल टू
R क्रॉस F। तो स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर R की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 0k कैप मल्टीप्लाई बाय फोर्स, और फोर्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, फोर्स इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। नाउ स्टूडेंट्स अब हम दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बात सीख चुके हैं कि जब भी दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो उन दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले हम 3/3 का एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे और टॉप पे यूनिट वेक्टर्स की वैल्यूज लिखेंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप। नाउ स्टूडेंट्स अब हम फर्स्ट वेक्टर के ऑल कंपोनेंट्स को लिखेंगे और फर्स्ट वेक्टर है पोजीशन वेक्टर आर। तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर आई की वैल्यू क्या है, -1, यूनिट वेक्टर जे की वैल्यू है -3 और यूनिट वेक्टर के की वैल्यू है 0। सिमिलरली सेकेंड वेक्टर जो कि फोर्स है उसके तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज क्या हैं, 2, -3 एंड 4। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस 3/3 डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे थ्रू R1 रो 1। तो स्टूडेंट्स जब हम 3/3 के डिटर्मिनेंट को R1 के थ्रू एक्सपैंड करेंगे तो वैल्यूज आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट यूनिट वेक्टर को लिखेंगे आई कैप, देन 2/2 का एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे, देन स्टूडेंट्स सेकेंड वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है और सेकेंड वैल्यू है R1 की जे कैप, और अगेन स्टूडेंट्स हम एक 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखेंगे और लास्ट पे स्टूडेंट्स पॉजिटिव साइन के साथ रो R1 की थर्ड वैल्यू लिखेंगे विच इज के। तो हम यहां पे लिखेंगे के कैप और अगेन 2/2 का एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को फिल करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम 2/2 के डिटर्मिनेंट में कौन से नंबर्स कौन सी वैल्यूज लिखेंगे जो वैल्यूज आई की रो और आई की कॉलम में नहीं आ रही। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इन 2/2 डिटर्मिनेंट्स को फिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि 2/2 डिटर्मिनेंट के बाहर आई कैप लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम मेन मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं हम आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उन वैल्यूज को इग्नोर करेंगे। तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या आएंगी, -3, -3, 0, 4। एंड स्टूडेंट्स अगर जे कैप की बात की जाए तो अगेन जे कैप जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उन वैल्यूज को इग्नोर करेंगे और रिमेनिंग वैल्यूज क्या आएंगी स्टूडेंट्स, -1, 2, 0, 4। और लास्ट पे स्टूडेंट्स के कैप के लिए भी हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। के कैप जिस रो और जिस कॉलम में आएगा वो वैल्यूज नहीं लिखेंगे। रिमेनिंग वैल्यूज क्या है स्टूडेंट्स, -1, 2, -3 एंड -3। नाउ स्टूडेंट्स अब हम 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई कैप विल रिमेन एज इट इज
और डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व किया जाता है, हम राइट हैंड साइड से 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज इक्वल टू -12। देन स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट में 2 वैल्यूज के दरमियान नेगेटिव साइन आएगा। देन स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड से -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। देन स्टूडेंट्स -j, नाउ अगेन 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 वी विल गेट -4, देन नेगेटिव साइन ऑफ द फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 स्टूडेंट्स 0 आएगा, लास्ट पे प्लस k कैप, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 वी विल गेट +3, नेगेटिव साइन ऑफ द फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट्स हम एक और ब्रैकेट लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 वी विल गेट -6, 2 3 द 6 प्लस माइनस माइनस। नाउ स्टूडेंट्स I cap will remain as it is, -12 -0 we will get -12, -j cap as it is आएगा, -4 -0 again -4 आएगा, प्लस k cap, और स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस होगा, इट मीन्स दैट 6 3 में ऐड होगा, वी विल गेट 9। तो स्टूडेंट्स अब टॉर्क की फाइनल वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं जो कि किसके इक्वल आई है स्टूडेंट्स द फाइनल वैल्यू ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू -12 आई कैप माइनस माइनस प्लस प्लस 4 जे कैप एंड प्लस 9 के कैप। और स्टूडेंट्स टॉर्क किस यूनिट में मेजर किया जाता है, न्यूटन मीटर में, एंड इट इज गिवन फोर्स का यूनिट न्यूटन है और मोमेंट आर्म का यूनिट मीटर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जिसमें हमने टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विच इज द मोमेंट आर्म एंड फोर्स एफ। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल 2.6 को, तो मैं उम्मीद करता हूं ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।